हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एपिसोड नंबर 10 लेके आ गए और जिसके अंदर हम लोग ये सारा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये आज का लेक्चर प्लानर है। पहले हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद एंगल ऑफ रिपोज, उसके बाद दो न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग फ्रिक्शन से रिलेटेड, जो फ्रिक्शन टॉपिक था उससे रिलेटेड। उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे एंगल ऑफ रिपोज में, जेई का, जेई में आया है क्वेश्चन, जिससे आपको एंगल ऑफ रिपोज का जो एकदम एक्चुअल मीनिंग है, एक्चुअल फील है, वो आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हम लोग एट द एंड ऑफ द वीडियो लेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर देखना है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये एंगल ऑफ रिपोज के ऊपर। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन से और उसका रिलेशन भी देखेंगे कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन का एंगल ऑफ रिपोज से क्या रिलेशन है। तो अब भाई स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो उसके लिए पहले फ्रिक्शन याद होना चाहिए थोड़ा, है ना। फ्रिक्शन तो बहुत 2 बार पढ़ा दिया गया है, फ्रिक्शन 2 बार रिवाइज करवा दिया गया है, ठीक है। फिर भी एक बार हम लिख देते हैं यहाँ पर। देखो हम लोग ऐसे कितना टाइप का फ्रिक्शन जानते हैं टोटल। ए भाई यहाँ देख, यहाँ देख टोटल। तुम क्या कर रहे हैं, हटाओ मोबाइल, यहाँ देखो। टोटल जो मेरा फ्रिक्शन है, एक तुम्हारा है एफएस, ठीक है, जिसको हम लोग कौन सा फ्रिक्शन बोल रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो एक बार हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं फ्रिक्शन फ्रिक्शन के अंदर हम लोग एक पढ़े थे एफएस मैक्स, ठीक है। तो ये जो एफएस मैक्स था, इसमें मेरा फ्रिक्शन का फॉर्मूला आता था म्यू एस एन, ठीक है। और इसमें ऑब्जेक्ट किस में रहता था, रेस्ट में रहता था। उसके बाद फिर हम लोग क्या पढ़े थे, एफएस, और इसको क्या बोलते थे हम लोग, स्टैटिक फ्रिक्शन। इसमें ऑब्जेक्ट, इसमें कोई फॉर्मूला ही नहीं होता था, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं, और इसमें ऑब्जेक्ट किस में रहता था, रेस्ट में। उसके बाद फिर अच्छा तुम लोग को ये भी समझा दिए थे कि फ्रिक्शन जब कोई ऑब्जेक्ट रुका है तब नहीं लगता है, ये समझा दिए थे, ठीक। उसके बाद फिर एक और कौन सा था, काइनेटिक। इसमें ऑब्जेक्ट किस में रहता है, मोशन में। और एक और कौन था जिसको एफ आर लिख रहे थे, और इसमें भी क्या होगा, अरे क्योंकि ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है ना, तो रोल कर रहा है यानी मोशन में है, ठीक है। अब ये रोलिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ देखो इसका फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, आर बाई स्मॉल आर इंटू म्यू के, म्यू आर, इसका ये फॉर्मूला होता है। जहाँ पर हम सारा मतलब बता देते हैं, यहाँ पर ये आर का मतलब क्या है, आर का मतलब लिख देते हैं यहाँ पर। आर का मतलब है नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन दोनों चलेगा, नॉर्मल फोर्स भी लिख सकती हो, जो कि जनरली कितना होता है, mg, ठीक है, जनरली mg होता है नॉर्मल फोर्स। इसको n भी लिखते हैं, है ना। और ये r का मतलब इसमें क्या है, रेडियस। देखो रोल कौन करता है, कोई सर्कुलर चीज़ रोल करता है ना, जैसे मान लो गाड़ी, मान लो ये गाड़ी इस तरफ जा रहा है, तो इसका ये जो चक्का होगा उसका क्या लेंगे हम लोग, रेडियस, इसका चक्का का रेडियस लेंगे। और यहाँ पर ये म्यू आर समझ रहा है, ये रोलिंग फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट। जैसे इसके एफ के का फॉर्मूला क्या होता था, एफ के का क्या होता था, म्यू के इंटू एन, या फिर म्यू के इंटू आर भी चलेगा, है ना। और यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट म्यू के, ठीक है। और ये तुम लोग को अच्छा इसमें म्यू एस होता है, और तुम लोग को ये बहुत पहले ही हम बता देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, ये बहुत पहले ही बता चुके हैं हम कि म्यू के, म्यू आर सबसे छोटा होता है, म्यू के उससे बड़ा होता है, सबसे बड़ा कौन होता है, ये बताया ना बहुत पहले, सबसे बड़ा वैल्यू इसका होता है। फिर उससे छोटा कौन सा फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक, और सबसे छोटा कौन सा होता है, रोलिंग। अच्छा एक और बात समझ लो कि काइनेटिक और रोलिंग एक साथ में कनेक्टेड है, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब जब ऑब्जेक्ट मोशन में रहे, और रोलिंग में भी तो मोशन में ही रहता है। तो तुम ये बोल सकता है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है और काइनेटिक फ्रिक्शन है, दोनों सेम चीज़ है, बस फर्क इतना है कि जब तुम कोई सर्कुलर चीज़ का घूमने का बात करता है तो उसको बोलता है रोलिंग फ्रिक्शन, और जब कोई चीज़ स्लाइड करता है, स्ट्रेट लाइन में रगड़ाते हुए चलता है, तो उसको क्या बोलेगा, सिर्फ काइनेटिक। समझ में आया। तो रोलिंग और काइनेटिक सेम बात को बताता है। कोई दिक्कत है इसमें बताओ कि, ठीक है, ये समझ में आई है। तो रोलिंग और फ्रिक्शन क्या हुआ, तुमको कोई दिक्कत है क्या, तो पूछ सकता है। रोलिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन सेम चीज़ को बताता है, क्योंकि रोलिंग में भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, काइनेटिक में भी ऑब्जेक्ट किसमें है, मोशन। बस ये स्टैटिक फ्रिक्शन जहाँ लगता है एफएस मैक्स या फिर एफएस, उसमें रेस्ट पे रहेगा, ठीक है। बोलो, ये इसके बारे में बोल रहे थे, एफ के बारे, कि इसका फॉर्मूला में रेडियस नहीं आता है। तो रेडियस नहीं आता है लेकिन फिर भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो इस मतलब उसका चक्का के बारे में बात कर रहे हैं, मोशन में है, तो इस फॉर्मूला से निकाल लो। जैसे कोई चक्का घूम रहा है मान लो, और हमको जानना है कि उस चक्का पे कितना फ्रिक्शन लग रहा है, तो रोलिंग फ्रिक्शन निकाल लो। काइनेटिक फ्रिक्शन कब निकालो, काइनेटिक फ्रिक्शन कब निकालो, जब ऑब्जेक्ट ऐसे सरफेस पे रहे, उसका कुछ मास रहे और ऑब्जेक्ट सिर्फ स्लाइड करे सरफेस पे। स्लाइड करने का मतलब पता है ना क्या होता है, रगड़ाना उसके ऊपर। लेकिन रोल करने का मतलब क्या होता है, रोल करने का मतलब क्या होता है, उसमें भी काइनेटिक है लेकिन रेडियस भी तो है चक्का का।
चक्का का रेडियस भी जरूरी है। अगर चक्का का रेडियस बड़ा है तो उसका फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि देखो इन्वर्सली है ना बाबू, दिख रहा है कि नहीं, ये इन्वर्सली है। तुम थोड़ा इधर आ जाओ, उधर क्यों जा रही हो, यहाँ पर आ जाओ, तुमको बोल रहे हैं, दिख जाएगा। रोलिंग फ्रिक्शन रेडियस के इन्वर्सली है, ये रेडियस है इसका मतलब, और इसका मतलब अलग है, नॉर्मल रिएक्शन। समझ आया यहाँ तक, ये सब क्लियर है? ठीक है, कि लिखना है, ये लिख लो इसको जो लोग लिखना चाहता है ना, जरूरी है, ये भी पिछले क्लास का रिकैप है। बाकी ये म्यू एस सबसे बड़ा क्यों है, क्योंकि ये एफ एस मैक्स सबसे बड़ा होता है, ग्राफ में भी बताएं ये वाला चीज़। ठीक है, चलो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आगे देखो, ठीक है, हम लोग अब किसके बारे में बात करेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन को ऐसे सब किताब में अलग अलग सिंबल दिया है, कहीं पर थीटा लिखा है, कहीं पर थीटा एफ लिखा है, तो सबका मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन ही है। अब ये है क्या, पहले उसको समझो। हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे हॉरिजॉन्टल सरफेस का। हॉरिजॉन्टल सरफेस समझता है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये देखो ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, और इसमें ये जो ब्लॉक है इसका मास क्या है, यम। इस ब्लॉक का मास कितना है, m, और इस mm और इस ब्लॉक पे ऐसे क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। तुम इसको नॉर्मल रिएक्शन n से लिखो, r से लिखो, दोनों सेम मतलब होता है। ठीक, और जो इस पे फ्रिक्शन लगेगा, अगर ये ब्लॉक पे फोर्स हम ऐसे लगा रहे हैं, ये फोर्स हम लगाए हैं, तो फ्रिक्शन कैसे लगेगा इस पे, ऐसे लगेगा। ठीक है, और हम ये मान के चल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, किस में है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो ऑब्जेक्ट है उसको हम मान के चल रहे हैं कि वो रेस्ट पे है। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, तो रेस्ट पे है, तो यानी कि यहां पर कौन सा फ्रिक्शन होगा ये बताएगा स्वप्नदीप। अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो इसमें कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन में हम ये मान रहे हैं कि यहां पर एफ एस मैक्स है, मतलब अगर ये 20 होगा तो हम भी कितना लगा रहे होंगे, 20, दोनों बराबर होगा ना। ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, तो एफ एस मैक्स या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये दोनों समझ सकती हो, क्योंकि इसको लिमिटिंग भी लिखते हैं। ठीक है, हाँ। अब यहां पर ना एक हम इसे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, और ये जो लाइन अभी बीच से ड्रॉ किए हैं वो इसका और इसका दोनों का रिजल्टेंट नहीं हो गया, ऐसा दिख रहा होगा तुमको, ये दोनों का क्या हो गया, रिजल्टेंट बीच से खींचे हैं तो। ठीक है, क्योंकि तुमको मालूम है ये चीज एकदम पक्के तौर पे कि ये दोनों आपस में क्या होता है, ये जो तुमको दिख रहा है ये वाला नॉर्मल और ये परपेंडिकुलर होगा कि नहीं, लेकिन सरफेस का कैसा होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल है तभी ये वाला और ये वाला आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। कोई डाउट है बताओ इसमें? ठीक, अब सुनो आगे देखो, आओ यहाँ पर ना हम डायग्राम बना रहे हैं इसका। ठीक है, अब ये तो तुम समझ गए कि कंडीशन क्या है, इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, आराम से देखना अभी, और यहाँ पर फ्रिक्शन एफ एस मैक्स ऐसे है, ऊपर में यहाँ पर क्या लग रहा है, आर, इसके बीच में एक आ रहा है रिजल्टेंट। अच्छा, ये रिजल्टेंट और एफ एस मैक्स का ही ये यहाँ पर रिजल्टेंट दिख रहा है तुमको, ये नॉर्मल रिएक्शन और एफ एस मैक्स, हम गड़बड़ बोल दिए थे थोड़ा, नॉर्मल रिएक्शन और एफ एस मैक्स का ही ये क्या है, रिजल्टेंट। तो ये एंगल कितना बना रहा है रिजल्टेंट, इससे थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थीटा एंगल। तो अगर तुम चाहो तो इसको यहां पर सोच सकता है भाई, ये वेक्टर को यहां पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं ना, वेक्टर में पढ़ा है। तो ये एफ एस मैक्स है, तो ये भी कितना होगा, एफ एस मैक्स। अब हम लोग जानना चाहते हैं कि कितना एंगल पे ये जो थीटा एंगल है वही बनाया है ना यहाँ पर, कितना एंगल पे ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, अभी देखो बता रहे हैं वहाँ पर। तो तुम्हारे पास एक फॉर्मूला होता है ना, टैन थीटा। टैन थीटा का क्या होता है फॉर्मूला बताओ, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इस थीटा के सामने ये वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर तुम क्या लिखेगा, एफ एस मैक्स, और बेस कौन सा होगा, ये 90 बन रहा है ना यहाँ पर, तो 90 के सामने ये क्या है, हाइपोटेनियस। तो ये जो बच गया यानी कि जिसको हम आर बोल रहे हैं वो क्या हो जाएगा, बेस। तो बेस लिखेंगे आर। तो यहां से टैन थीटा बराबर कितना आया, एफ एस मैक्स बाई आर। अब एफ एस मैक्स का फॉर्मूला अभी जस्ट लिखवाएं तुमको, यहां लिखते हैं। एफ एस मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एस इंटू आर, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन को हम आर मान रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इसकी जगह लिखेंगे म्यू एस इंटू आर, और नीचे में कितना है, नीचे में भी आर, तो ये आर से आर क्या हो जाएगा, तो मेरा टैन थीटा कितना आ जाएगा, म्यू एस के बराबर। तो अगर हम सिर्फ थीटा यानी कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालेंगे तो कितना आएगा, यहां से ये टैन 1 है ना, तो ये टैन इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, टैन -1, और यहां पर क्या है,
म्यू एस। ये आया एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नहीं समझ में आया ये कैसे किए हैं? ये tan को उधर भेज दो, tan इनवर्स हो गया, ठीक है। तो ये मिला एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और ये थीटा को ही हम क्या बोल रहे हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन बताता क्या है? देखो समझो क्या बताता है। देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन ये बताता है कि इस ब्लॉक पे म्यू एस तुमको दिया अगर है, मान लो म्यू एस दिया हुआ है, तो तुम क्या ये थीटा बता सकता है? बिल्कुल बता सकता है। इसका एक एग्जांपल देखो, छोटा सा यहाँ पर दे रहे हैं, एक छोटा सा एग्जांपल देखो, समझ क्या आया इससे वो देखो पहले, ठीक है। अच्छा एंगल ऑफ फ्रिक्शन हम किसके, देखो एक चीज़ बड़ा डाउट सब पूछता है मेरे से, ये बहुत बड़ा सवाल जब भी ये पढ़ाते हैं, सर ये थीटा आप यहीं क्यों ले रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं ले लेते हैं? यहाँ थीटा लेंगे तो उससे अलग रिजल्ट आएगा क्या? जैसे थीटा तो हम यहाँ मान रहे हैं ना, ये रिजल्टेंट और आर के बीच में, मतलब ये नॉर्मल रिएक्शन और इन दोनों का रिजल्टेंट के बीच में यहाँ मान रहे थीटा, तो हम चाहे तो थीटा यहाँ भी तो ले सकते हैं, ये फ्रिक्शन और इसके बीच में, तो उसमें क्या दिक्कत आएगा? ये सब क्वेश्चन पूछता है? तो तुम लोग जरा सोचो, फिर पहले हम समझाते हैं कि इससे समझ क्या आया, फिर उस बारे में बात करते हैं कि अगर थीटा को यहाँ लेंगे तो उसमें क्या दिक्कत आएगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से जब तुम थीटा निकालेगा, अच्छा एक और क्वेश्चन रहता है इसमें, सर टैन थीटा ही क्यों ले रहे हैं, कॉस थीटा क्यों नहीं? टैन थीटा ही यहाँ क्यों निकालना चाहते हैं? तो कॉस थीटा नहीं लेने का रीजन बता देते हैं। कॉस थीटा ले लेंगे तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा का फॉर्मूला बेस बाई, और क्या तुमको ये हाइपोटेनियस के बारे में कोई ज्ञान है? नहीं है, इसीलिए कॉस थीटा नहीं निकालते हैं। साइन थीटा क्यों नहीं निकालते हैं? उसमें भी वही रीजन, उसमें भी हाइपोटेनियस। तो कॉट थीटा क्यों नहीं तब? अरे कॉट थीटा में तो बेस और परपेंडिकुलर आएगा। कॉट थीटा निकालेगा तो क्या लिखेगा उसको बताओ? कॉट थीटा को क्या लिखता है बताओ? बेस बाई, तो इसमें भी तो दोनों आ जाएगा ना, तो कॉट थीटा निकालिए फिर। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि साइन और कॉस में कमी है, कमी ये है कि उसमें हाइपोटेनियस आ रहा है, तो कॉट निकालिए फिर। नहीं सेम होगा बकलोल। अरे यार तो उल्टा आएगा ना आंसर। कॉट थीटा कितना आएगा बताओ यहां से निकालेगा अगर, तो तुम लिखेगा बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस हो जाएगा तुम्हारा, बेस में आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब 1 बाई क्या हो जाएगा? म्यू एस। 1 बाई क्या हो जाएगा? म्यू एस। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो उल्टा ना हो रहा है जी, 1 बाई म्यू एस। 1 बाई, अब यहां से तुम जब थीटा निकालेगा तो क्या लिखेगा बताओ? थीटा लिखेगा कॉट इनवर्स 1 बाई म्यू एस। ये तो पूरा गड़बड़ हो गया। तो कॉट फिर भी निकालने में दिक्कत कहाँ है? कॉट थीटा ही निकाल लो, क्या दिक्कत है? कुछ तो प्रॉब्लम होना चाहिए ना। देखो हम बता रहे क्या रीजन है उसका, एग्जैक्ट रीजन बता रहे। देखो तुम लोग पढ़ा होगा कि टैन थीटा का मतलब स्लोप होता है, पढ़ा है ये चीज? टैन थीटा बराबर वाई बाई एक्स स्लोप होता है टैन थीटा। तो मेरे पास बहुत सारा ऐसा न्यूमेरिकल है जिसमें हमको ये जो फ्रिक्शन वाला कॉन्सेप्ट है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन वाला, या अभी एक नया नाम लिए थे एंगल ऑफ रिपोज, वो सबको हमको स्लोप से कंपेयर करना पड़ेगा। और स्लोप का माने तुम क्या पढ़ा है? स्लोप का मतलब मैथ्स में क्या पढ़ता है? स्लोप का मतलब टैन थीटा। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि टैन थीटा ही निकाले। समझ आया टैन थीटा क्यों निकालते हैं? ताकि ये जो रिजल्ट्स आ रहा है इसको स्लोप से कंपेयर कर सकें। अभी देखना वही जो हम बोल रहे थे ना कि जेई में आया हुआ क्वेश्चन लेंगे, वो उसी से रिलेटेड है कि तुम यहाँ टैन थीटा ही क्यों लेता है फॉर्मूला में। उस बात का सबूत है ये कि तुम टैन थीटा ही क्यों लेता है। कौन थीटा ऊपर ले रहे हैं उसके बारे तो बाद में बताएं। ये तो अलग चीज़ है कि थीटा यहाँ क्यों ले रहे हैं, वो तो अभी बता देंगे, उसका तो 2 मिनट एक्सप्लेनेशन हो तो अभी बता देंगे कि थीटा यहाँ क्यों नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो पहले ये समझ गया, ये स्लोप से कंपेयर कर पाए इसलिए यहाँ क्या निकालते हैं। क्लियर है मेरी बात की नहीं? ठीक। अब देखो यहाँ एग्जाम्पल देखो छोटा सा इसका कि इससे निकालने से समझ के आया। यहाँ देखो आदित्य बाबू तुम ध्यान नहीं देता आजकल, एग्जाम्पल देखो इसका छोटा सा, ठीक है। मेरा मान लो कि म्यू एस दिया, अच्छा म्यू एस जो है ना हमेशा हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा। म्यू एस का वैल्यू मान लो 1 दिया है, कितना दिया है? 1। तो तुम थीटा कितना निकालेगा यहाँ से? टैन इनवर्स 1 लिखेगा, ठीक है, क्योंकि म्यू एस को तुम 1 डाला। अब ये 1 कितना पे होता है बताओ? मतलब टैन पाई बाई 4। 45 का मतलब वही होता है ना, पाई बाई 4 मालूम है कि नहीं? पाई बाई 4 का मतलब नहीं मालूम है? देखो यहाँ बता देते हैं। पाई का मतलब कितना होता है? 180 डिग्री, और 4, ठीक है, 4 नीचे में, और पाई का मतलब कितना? 180 डिग्री। तो उसको जब काटेगा तो कितना आएगा? 45 आएगा। समझा? तो इसीलिए हम 45 डिग्री लिखने के बजाय क्या लिख लिए? पाई बाई 4। समझ में आया तुमको? नहीं आया? क्योंकि देखो हम चाहते हैं कि थोड़ा ये रेडियन के टर्म में आए।
मतलब ये 45 डिग्री कोई मज़ा नहीं आया। वो तुम चाहो तो लिख लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हमको। तुम अगर पाई हटा के, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन बढ़िया जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये 45 डिग्री वाला मामला रेडियन में ही लिखना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें रेडियन में ही सॉल्व करना होगा। उसका कारण है बहुत डेप्थ में बाबू। यूनिटरी मेथड एक होता है, सुना होगा नाम, उसमें हमेशा हम लोग रेडियन में लिखते हैं। उसका कारण है, बहुत बड़ा कारण है। क्वेश्चन से ही वो हम समझा पाएंगे। तुम यहाँ भी 45 लिख के चल लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बढ़िया क्वेश्चन आएगा तो उसको रेडियन में ही सॉल्व करना होगा। बल्कि ऑप्शन भी रेडियन में दिया रहेगा। उसका कारण है एक बहुत डेप्थ में। हाँ वैसा कर सकता है, लेकिन स्टार्टिंग से ही तुम रेडियन में लेके चलो, बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो नहीं यार, उससे एक बड़ा प्रॉब्लम आएगा। तो अभी अभी समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन से समझ में आएगा। यहाँ tan कितना हो गया 45, तो tan से tan इनवर्स क्या हो गया, तो थीटा कितना आया 45। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे हुआ कि तुमको ये मालूम चल जाएगा कि इन दोनों का रिजल्टेंट कितना ऊपर है, समझ आया, ये थीटा निकालने से। और ये थीटा को ही हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये एक एग्जाम्पल दिए हैं, ये मत इसी को मत मान लेना कि हमेशा 45 होगा, एग्जाम्पल दिए हैं ये। ठीक है, इसको लिख लो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं और फिर बात करते हैं थीटा यहाँ पर क्यों होता है। आदर्श जी आगे देखो जी। हैं क्या तुम बहुत ध्यान दे रहे हो, यहाँ पढ़ने आता है कि टाइम पास करने आता है? उससे तुम मतलब इतना तैयार होकर खाना वाना खा के उससे बात करने आता है? बाहर ही बात कर लिया करो, उससे बात करना है तो। हाँ ये सही बोला। अब से आदर्श को अलग से बैठाएंगे ज़मीन में। देखो यहाँ पर, यहाँ देखो, यहाँ देखो, तुम हिला दे रही है उसको, देखो पैर से अपना। देखो यहाँ पर आगे अभी हम बात करेंगे कि ये जो बना रहे थे ऐसे डायग्राम, ठीक है, इस डायग्राम में यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे थे, आर, और यहाँ क्या ले रहे थे, एफ एस मैक्स। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ अगर हम थीटा ले रहे थे तो ये एंगल कितना होगा, तब ये दोनों ऐड करके कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा ऐड करके। तो वही हम कह रहे हैं कि अगर इसको यहाँ थीटा ना ले हम और थीटा कहाँ ले लें, यहाँ पर, तो उससे क्या दिक्कत होगा। देखो क्या होगा बता रहे हैं, तुम इस आर को फिर कहाँ मिलाएगा, यहाँ मिलाएगा। और फिर जब तुम tan थीटा निकालेगा तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर में बेस। तो परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला होता है, यानी कि आर, और नीचे में बेस, बेस कितना होगा 90 के सामने ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये एफ एस एक्स। ठीक है, तो फिर तो ये फिर गड़बड़ा गया, फिर उल्टा हो गया। तुम्हारा जो रिलेशन है वो उल्टा हो गया। क्या रिलेशन उल्टा हो गया, देखो समझो, समझो पहले आराम से। देखो फॉर्मूला मेरा क्या निकला था, थीटा बराबर tan इनवर्स, बोलो क्या निकला था फॉर्मूला, ये निकला था। अब देखो यहाँ क्या उल्टा बात पड़ रहा है, और तुमको उससे कॉट वाला भी समझ में आ जाएगा कि वो क्यों नहीं होता। देखो यहाँ पर ठीक से, अगर हम रोड का जो म्यूएस है उसको बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन पे क्या असर पड़ना चाहिए, मतलब रोड को रफ कर देंगे तो फ्रिक्शन पे क्या असर पड़ना चाहिए। मतलब हम कहना चाहते हैं कि हम म्यूएस को बढ़ा रहे हैं तो फ्रिक्शन पे क्या असर पड़ना चाहिए, तो उसका एंगल भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर जब तुम देखेगा तो इस आर को ऐसे ही लिखेगा और ये एफ एस मैक्स को क्या लिख देगा, आर कट जाएगा। तो यहाँ से जो थीटा आएगा वो आएगा tan इनवर्स 1/, यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि म्यूएस बढ़ेगा तो थीटा क्या होगा, उल्टा बोल दे रहे थे, अगर थीटा बढ़ेगा तो म्यूएस इनवर्सली आ जा रहा है, उल्टा रिलेशन आ जा रहा है यार। इसीलिए थीटा यहाँ नहीं लेते हैं, थीटा यहाँ लेते हैं। क्लियर है वो, उसका रीजन मैथमेटिकल है कि यहाँ पर ये म्यूएस नीचे आ जाएगा। तो म्यूएस नीचे ना आए, ये थीटा और म्यूएस दोनों, ये थीटा का मतलब क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और म्यूएस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो दोनों फ्रिक्शन को दर्शा रहा है, तो दोनों साथ में होना चाहिए ना। उल्टा उल्टा रिलेशन, तब तो मामला ही पूरा पलट जाएगा। तुम बोलेगा फ्रिक्शन बढ़ा रहे हैं, फ्रिक्शन बढ़ा रहे हैं और उसका एंगल घटा रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। फ्रिक्शन बढ़ रहा है तो उसका एंगल भी क्या होना चाहिए, समझ में आ रहा है मेरी बात, क्यों समझ में आ रहा है, ठीक। इसीलिए हमको यहाँ पर ये नीचे नहीं चाहिए, इसलिए ऊपर होना चाहिए। इसीलिए ये वाला हम नहीं कर सकते, ये गलत है, ठीक है, अभी रॉन्ग है, कल क्लियर कर बता दिए, गलत है, गलत है, गलत है। उससे म्यूएस नीचे आ जाएगा, सारा कहानी गलत हो जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा। इसीलिए हम लोग हमेशा थीटा वहां पर बनाते हैं, किसके साथ बनाते हैं, थीटा आर के साथ, यानी नॉर्मल रिएक्शन के साथ, ना कि फ्रिक्शन के साथ। समझ आया कि नहीं आया ये, चलो ठीक। तो इसका फॉर्मूला बस याद रखना है और इसमें कुछ नहीं, बस ये फॉर्मूला मेमोराइज रखना है और कुछ नहीं। और यहाँ पर थीटा का मतलब एंगल ऑफ रिपोज नहीं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। हालांकि पता है एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन सेम होता है, दोनों सेम सेम आता है, अभी बताएंगे कैसे, ठीक है।
सेम सेम आता है, बताएंगे कैसे। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो एंगल ऑफ रिपोज। नेक्स्ट हेडिंग एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं फाई से। किससे डिनोट करते हैं? इसको तुम फाई से डिनोट करो, चाहे तुम इसको थीटा आर लिख लो, सेम बात है। थीटा आर का मतलब भी एंगल ऑफ रिपोज, फाई का मतलब भी एंगल ऑफ रिपोज, और भी जो चाहो सिंबल बोलो दे लो, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम यहां लिख क्या रहा है दैट इज इंपॉर्टेंट। तो अभी हम ये कंफ्यूजन मिटाने के लिए इसको हटा दे रहे हैं, खाली हम फाई ले रहे हैं सिंबल। व्हाट इज फाई? सिंबल फॉर एंगल ऑफ रिपोज, क्योंकि हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन को थीटा से दिखा चुके हैं इसीलिए, ठीक है। अच्छा आप समझो पहले ये है क्या एंगल ऑफ रिपोज। देखो देना बाबू जरा कॉपी अपना, इसका एकदम इजी एग्जांपल बताते हैं। देखो क्या, अरे डेफिनेशन अलग अलग है ना, लेकिन फॉर्मूला सेम टू सेम आता है, सारा बात सेम निकल के आता है। अभी रुक जा, पहले पढ़ ले फिर बोलना, ठीक है। पहले ये पढ़ ले फिर बोलना, ठीक है। जरूर बोलना, लेकिन हम मना नहीं कर रहे बोलने के लिए, तुमको जो मन में आए बोल सकता है ना, इससे रिलेटेड। बाकी फालतू स्वप्नदीप ये सबसे रिलेटेड मत बोलना। चलो देखो, ये देखो, ये अभी सीधा है, ये सरफेस हॉरिजॉन्टल है, और अभी जो इसके पहले जो बनाए थे वो भी सरफेस कैसा था? हॉरिजॉन्टल। अब देखो इसको ऐसे उठा रहे हैं हम, थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, हाँ इसको उठा रहे हैं अभी हम, ठीक है। क्या ये अभी गिर रहा है? गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है? नहीं 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 नहीं, अभी भी नहीं गिरा, अभी भी नहीं गिरा, अभी भी नहीं गिरा, अभी भी नहीं, अभी हाँ। जिस एंगल पे ये स्लाइड करना शुरू किया, जस्ट अबाउट टू स्लाइड था। देखो हम ये नहीं, देखो एंगल ऑफ रिपोज को हम क्लियर बता रहे हैं। अगर कोई चीज स्लाइड कर रहा है तो ये मत सोचो कि वहां एंगल ऑफ रिपोज बन रहा है, उसके स्लाइड करने से जस्ट पहले जो एंगल था वो एंगल ऑफ रिपोज होता है। मतलब वो एंगल जिसके बाद ये स्लाइड करना शुरू कर दे उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। अभी देखना आराम से, देखना क्या स्लाइड कर रहा है, ये क्या कर रहा है? नहीं नहीं, अभी एंगल ऑफ रिपोज नहीं बना है, लेकिन एक मिनट रुको, अभी ये स्लाइड नहीं कर रहा है, ये थोड़ा सा घसकाने करने लगा, तो ये थोड़ा सा ऊपर और किए तो स्लिप करने लगा, 1 डिग्री ऊपर घसकाए ये स्लिप करने लगा। तो इससे 1 डिग्री पहले कौन सा एंगल बन रहा था? यहाँ पर एंगल ऑफ रिपोज। देखो ऐसे हुआ, देखो तुम गौर फरमाना, यहाँ पर गौर फरमाओ बकलोल, यहाँ पर पहले देख लो। देखो ये पहला केस देखो, अभी ये ऑब्जेक्ट है और देखो इंक्लाइन प्लेन बन रहा था यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल का बात नहीं करना है ना, क्योंकि उसको उठाने पे वो घसक रहा है। तो हमेशा किसका बात करना है? इंक्लाइन प्लेन का, हॉरिजॉन्टल का बात नहीं करना है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर ये एंगल क्या बन रहा है? फाई। मान लो अभी ये एंगल फाई नहीं है, अभी एंगल क्या है? थीटा। अभी हमको कोई भी एंगल है ना, अभी एंगल ऑफ रिपोज नहीं है, अभी समझना। अभी ये ब्लॉक किस में है? रेस्ट में। किस में है? रेस्ट में। अब देखो दूसरा केस, एंगल ऑफ रिपोज का वैल्यू है, मान के चलते हैं एक एग्जांपल ले रहे हैं 30 डिग्री। कितना है इसका वैल्यू? दिस इज एग्जांपल। हम ये नहीं बोल रहे हैं हमेशा 30, एंगल ऑफ रिपोज कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि सरफेस कितना रफ है। अगर ज्यादा रफ सरफेस रहेगा तो उठाएंगे, गिरबे नहीं करेगा, ज्यादा रफ रहेगा सरफेस तो। अगर तुम चिकना रहेगा ये उठाएंगे थोड़ा सा स्लिप कर जाएगा। समझ में आ रहा है मैं बात क्या बोल रहे हैं? तो वो इस बात पर निर्भर करता है कि सरफेस कैसा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ऑब्जेक्ट जो है वो भी कैसा, वो भी इंपॉर्टेंट। जैसे ये जो डस्टर है इसको हम इस तरफ से करवा रहे थे स्लाइड, अगर इस तरफ से करवाएंगे उसी डस्टर को उसी सरफेस पे रख के तो ज्यादा देर में स्लाइड करेगा, तब एंगल ऑफ रिपोज अलग होगा। अब एंगल ऑफ रिपोज क्या है एग्जैक्टली अभी हम यहाँ समझा रहे हैं, यहाँ देखना, बहुत कंफ्यूजन है इससे रिलेटेड। क्या एंगल ऑफ रिपोज? वो एंगल है जिसपे ब्लॉक स्लाइड करता है, जिसपे वो मूव करना स्टार्ट करता है, गलत। उससे जस्ट पहले जो एंगल था उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो क्या एंगल ऑफ रिपोज में ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है? क्या एंगल ऑफ रिपोज में ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है? गलत, वो रेस्ट पे रहता है। जहां वो मोशन में आया एंगल ऑफ रिपोज का मामला वहां पर खत्म हो गया। अब देखो यहां पर ठीक से, अभी देखो यहां पर ये जो एंगल है थीटा, इसका वैल्यू है, मान लो एग्जांपल ले रहे हैं 15 डिग्री। कितना है इसका वैल्यू? 15 डिग्री। कितना वैल्यू इसका? 15 डिग्री। अभी यहां पर तुम इसको और उठा दिया, ए बाबू ए उससे बतियाने आता है। मतलब तुम यहाँ टी शर्ट पहन के इतना दूर से स्कूटी चला के इससे बतियाने आता है? इतना मेहनत किया, खाया पिया, दिन भर स्कूल से आया, इतना मेहनत किया ताकि शाम में आके इससे बतिया पाए 2 मिनट। तुमको इसका डेडिकेशन सीखना चाहिए। ऐसा ही आ गया बाबू पढ़ने के लिए डायरेक्ट, क्योंकि ये पढ़ने आया सही में। देखो इसका चेहरा से दिख रहा है कि एग्जाम के लिए सिर्फ पढ़ने आया, उसके आगे से कोई मतलब नहीं। ओह सॉरी, क्या बोल दिया हम, मतलब पढ़ने आया है मेरा मतलब है। और स्वप्नदीप किस लिए आया हम बताए? स्वप्नदीप ताकि थोड़ा बकैती मिल जाए, एंजॉयमेंट हो जाए। हाँ गंदा आदमी। चलो देखो यहाँ पर, अच्छा इस एंगल को अभी हम बढ़ाना चाहते हैं, तो बढ़ाने का मतलब ये इंक्लाइन प्लेन को क्या कर देंगे? और ऊपर कर देंगे। इसको और ऊपर कर दिया तो ये एंगल बढ़ गया ना। अभी ये एंगल कितना हो गया?
नहीं ठीक है, पंखा चलने दो। अभी एंगल कितना हो गया, कितना हो गया एंगल 30 डिग्री। क्या ये ब्लॉक मूव करेगा? नो नो। एंगल ऑफ रिपोज जब बनता है उस समय ऑब्जेक्ट किस में रहता है? रेस्ट पे। तो अभी भी किस में रहेगा? ये रेस्ट पे रहेगा। अच्छा अभी ये जो थीटा है, ये थीटा जो है ये एंगल ऑफ रिपोज से क्या है? छोटा है कि बड़ा है? छोटा है ना, 15 डिग्री है, 15 डिग्री है। एंगल ऑफ रिपोज कितना है? 30। अच्छा अभी जो थीटा था वो किसके बराबर हो गया? मान लो ये एंगल थीटा है, अभी ये थीटा किसके बराबर हो गया? हो गया ना, कितना हो गया इसका वैल्यू? तो इस केस में थीटा और फाई दोनों क्या है? लेकिन अभी भी ऑब्जेक्ट किस में है? अब तीसरा केस देखो, अभी बता रहे हैं, रुक जाओ और बात करो बढ़िया से। देखो देखो समझ में आएगा, देखो नहीं समझ में आए तो डायरेक्ट बोलना है, ठीक है ऐसे ही। हाँ ना समझ आए तो डायरेक्ट बोलना है। अभी देखो ये थीटा जो है, देखो अभी फिर उसको तुम देख रही है, अभी जो ये थीटा है ये 45 हो गया, मतलब ये थीटा का वैल्यू एंगल ऑफ रिपोज से क्या हो गया? बड़ा हो गया। अभी ये जो ब्लॉक है वो क्या करने लगेगा? मूव करने लगेगा। अभी ये ऑब्जेक्ट किस में आ जाएगा? देखो हम सिंपल समझाएं, यहाँ देखो, यहाँ पर इस इंक्लाइन प्लेन का भी एंगल कितना है? 15 डिग्री। क्या ये अभी स्लाइड कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका वैल्यू क्या है? एंगल ऑफ रिपोज से छोटा है। देखो ये थीटा कितना वैल्यू? 15 डिग्री, लेकिन एंगल ऑफ रिपोज कितना है? 30 डिग्री। अगर ये बनेगा ना ये एंगल, तभी उसको क्या बोलना है? एंगल ऑफ रिपोज। देखो अभी ये एंगल कितना बन रहा है? मान लो यहाँ पर ये 30 डिग्री बन गया, अभी ये एंगल 30 डिग्री है। अगर तुम इसको बढ़ा के 31 डिग्री कर दोगी तो ये ब्लॉक क्या करने लगेगा? मोशन करने। तो एंगल ऑफ रिपोज जब बनता है उस समय ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आता है, उसके बाद जो एंगल बनेगा उसको और उठाओगी तब वो मोशन में आएगा। नहीं यहाँ ये सरफेस को उठा के ये एंगल को बढ़ा रही हो। बोलो बोलो जल्दी बोलो। हाँ ये देखो यहाँ सर, ये ऑब्जेक्ट का ये मोशन और ये इंक्लाइन प्लेन का जो सरफेस है वहाँ से बन रहा है। कहाँ पर? अभी यहाँ पर बताएंगे, यहाँ पर तो बनेगा, अभी उसके बारे में बताएंगे। पहले समझो तो वो है क्या। एंगल ऑफ रिपोज वो चीज़ है जिसमें ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहता है, उसके बाद जो एंगल बढ़ाएगा तो वो मोशन में आ जाएगा। अभी तो सिंपल बताए हैं, अभी फिर आगे देखेंगे थीटा और कहाँ कहाँ जाएगा उसके बारे में बाद में बात करेंगे। इसको बना लो। क्या कोई डाउट है इसमें? और पूछो क्या डाउट है? हैं? वहाँ कैसे बन जाएगा? ये यहाँ है तो उसको यहाँ थोड़ी पहुँचा सकते हैं। देखो देखो ए बाबू, इसको उठाओगी तो ये मूव नहीं करेगा। तो वही बोल रहे हैं कि ये अभी इतना है, अभी इसको और उठाएंगे। अभी देखो इसको और उठा दिए, तो इसको जितना उठाएंगे, ये वाला को देखो ऐसे रखे हैं ना अभी, फिर देखो इस केस में इसको और ऐसे कर दिए, फिर इस केस में और उठा दिए हैं, तो जितना उठाओगी उस पर ये स्लाइड करेगा। नहीं समझ रही हो तुम? इसको यहाँ एंगल क्यों सोच रही हो? एंगल देखो यहाँ से बन रहा है, देखो इसको जब उठा रहे हैं ना यहाँ पर, अभी अभी एंगल कितना है? अभी एंगल कितना है बताओ? 0। इसको उठाओगी तब ना ये एंगल बढ़ेगा। देखो अभी ये 0 डिग्री है, इसको उठाएं तब ना 15 बना, और उठाएंगे तो और बढ़ेगा एंगल, समझी? तो ये एंगल यहाँ थोड़ी बन जाएगा, वहाँ कैसे बन जाएगा? एंगल इंक्लाइन प्लेन बनाता है ना। इंक्लाइंड का मतलब होता है यहाँ जो इंक्लाइन प्लेन पे एंगल बनता है वो। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे ना, यहाँ एंगल कैसे बन जाएगा? एंगल बनाने के लिए मैथ्स का यूज़ करना पड़ता है, प्रॉपर्टी का। मैथ्स का प्रॉपर्टी का यूज़ करोगी तब इसको यहाँ पहुँचा सकती हो। अपने मन से नहीं कि इस थीटा को यहाँ बना ले, वैसे नहीं होता है। समझ में आया? अभी बताएंगे ये थीटा यहाँ कैसे पहुँचेगा। ये थीटा को यहाँ पहुँचा दिखाएंगे यहाँ पर, ठीक है अभी देखना। लेकिन मैथ्स का प्रॉपर्टी यूज़ करके, अंदाजी नहीं कि थीटा वहाँ पहुँचा दिए। बाबू तुम लोग ना बहुत बात करता है यार, बहुत ज़्यादा। हम सुबह से जितना लोग को पढ़ाए ना उसमें सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब तुम ही लोग कर रहा है, पता नहीं क्या है, हमको ऐसा लग रहा है। बहुत बात कर रहा है, बहुत बात कर रहा है। देखो अब तुम क्यों बोल रही हो? हम जब बुजुर्ग से बात कर रहे हैं तो उन लोगों को छोड़ दो ना, हैं? पीछे जाके तुमको समझ नहीं आएगा फिर। हाँ तो वहीं बैठो, चुप चुप से बैठो, लेकिन मुंह बंद करके। फिर उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। तुम चुप रहो बाबू, मुंह बंद रखो। बहुत डिस्टर्बिंग है यार ये लोग, सही में पढ़ाने ही नहीं देता। देखो यहाँ
यहाँ पर अब हम लोग समझने वाले हैं इसका, पहले इसका डेफिनेशन हम लोग बात करेंगे, है ना। डेफिनेशन लिखो इसका, द एंगल एट विच एन ऑब्जेक्ट, द एंगल एट विच एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट, रिमेन्स एट रेस्ट, वो एंगल जिस पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहे। या फिर ये लिखते हैं, द एंगल एट विच, आफ्टर विच, द एंगल नहीं, एंगल एट विच द ऑब्जेक्ट इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड, हाँ, जस्ट अबाउट टू स्लाइड, है ना। और इसी के ब्रैकेट में तुम लिख सकता है वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, मतलब बस मूव करने ही वाला है, उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। मतलब अब बस स्लाइड होने ही वाला है, लेकिन स्लाइड तो नहीं ना हो रहा है उस पर, ये बात क्लियर होना चाहिए। स्लाइड तो नहीं ना हो रहा है। जैसे तुम बोलेगा कि कोई आईएएस ऑफिसर बनने वाला है और बन गया है, बहुत अंतर है बाबू, दोनों में बहुत अंतर है। वही चीज़ बोल रहे हैं, एंगल ऑफ रिपोज पे ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं करता, उसके बाद जो एंगल बनेगा उस पर स्लाइड करता है। क्या? चलो चलो ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। हाँ, स्लाइड करेगा तब कौन सा एंगल बनेगा उसके बारे, उसको हमको कोई नाम नहीं देते हैं, हम लोग बोलते हैं वो एंगल जिस पे स्लाइड कर गया, उसको कोई नाम नहीं देते हैं। उस एंगल को, वो एंगल कुछ भी हो सकता है। अच्छा, एंगल ऑफ रिपोज जो है उसका कोई वैल्यू फिक्स नहीं होता है, अलग अलग सरफेस के हिसाब से उसका वैल्यू अलग अलग होता है। अब इसका फॉर्मूला के ऊपर बात करेंगे हम लोग, ठीक है। और ये इसका एफबीडी बनाएंगे छोटा सा, है यहाँ देखना, एफबीडी बना रहे हैं हम। और इसका एफबीडी के ऊपर जब डिस्कशन करेंगे तो क्या बनाएंगे यहाँ पर हम लोग, इंक्लाइन प्लेन। अभी किसका बात करने का आवाज आ रहा है? हम लोग यहाँ पर जब इसका एफबीडी बनाएंगे तो क्या बनाएंगे यहाँ पर, इंक्लाइन प्लेन। क्योंकि तुमको एक बात क्लियर है कि इंक्लाइन प्लेन जब होता है तभी एंगल ऑफ रिपोज दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर अभी हम मान ले रहे हैं कि यहाँ पर क्या बन रहा है, एंगल ऑफ रिपोज। तो यहाँ पर मेरा जो ऑब्जेक्ट है मास एम का, क्या ये स्लाइड करेगा? नहीं, अभी रेस्ट पे रहेगा ये। अब यहाँ पर हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं। तो तुमको मालूम है ये लाइन किसको दिखा रहा है, एम को। यहाँ पर मान लो ये एम है, इसको थोड़ा और नीचे कर सकता है तुम। तो अगर ये एम है, ठीक है, तो इस तरफ क्या हो जाएगा, देखो ये फाई है ना, तो यहां भी एंगल कितना होगा, फाई। अब ये बहुत बार बता चुके हैं, यहां फाई है तो यहां फाई कैसे होगा, बहुत बार एक्सप्लेन, बता दे फिर से क्या। देखो जब तुम इसको ऐसे खींचा तो यहां एंगल कितना बना, 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री माइनस फाई, तो ये एंगल कितना होगा। फिर ये जोड़ोगी तो ये दोनों मिला के कितना आ जाएगा, नहीं समझ में आया? नहीं आया? आ गया? स्वप्नदीप तुम यहां ध्यान नहीं दे रहा बाबू। तो यानी कि ये एंगल फाई होगा, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये नीचे हम क्या दिखा रहे हैं, इधर ऐसे जो सीधा खींच रहे हैं क्या दिखा रहे हैं, mg। तो mg का इस तरफ कंपोनेंट क्या होगा, तुमको नहीं समझ में आया तो डायरेक्ट पूछ सकती हो, है ना, mg cos फाई। और इस तरफ क्या हो जाएगा, mg sin फाई। अभी देखो ये फाई, देखो यहां बना रहे हैं, लेकिन क्या फाई यहां बना सकते हैं हम? नहीं बना सकते हैं। समझ रही हो मेरी बात? ठीक है, तुम चाहो तो देखो फाई को और एक जगह बना सकती हो, यहां पर। ये क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। यहां से अगर तुम ऐसे लाइन खींचेगा तो यहां पर क्या बना सकता है, फाई। यहां भी फाई बन सकता है। क्लियर है कि नहीं वो बात? कैसे बन सकता है बताओ, क्या लॉजिक लगा यहां फाई बनने का? नहीं यार, वर्टिकली अपोजिट थोड़ी। यहां पर 90 माइनस फाई, फिर यहां पर 90 माइनस फाई, तो ये वाला कितना होगा, फाई। तुम लोग को नहीं समझ में आया, हमको पता है। देखो यहां पर बना, यहां पर बना, नहीं नहीं नहीं, हमको पता है, नहीं समझ में आया। ये देखो यहां पर बीच में एक ऐसे लाइन खींचा हुआ है और इसमें क्या लिखा हुआ है, mg sin फाई। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां फाई कैसे हुआ वो समझा रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो अच्छा ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है। और स्ट्रेट लाइन में जो पूरा एंगल होता है, ये पूरा एंगल कितना होगा, 180 आना चाहिए ना पूरा एंगल। ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया। अभी यहां पर ऐसे डॉटेड लाइन खींचे हैं, उसको कितना बोल रहे हैं हम, फाई। इसी को बोल रहे हैं ना, वही प्रूफ करना है ये फाई कैसे है, वही। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां पर ऐसे लाइन खींचा है सीधा, और mg है वो, और यहाँ कितना लिखा हुआ है, फाई। तो ये एंगल कितना होगा, और ये भी कितना होगा। अब ये सारा को जोड़ दो, सारा को जोड़ो। रुक जाओ रुक जाओ, ये सारा जोड़े,
क्या समझ नहीं आ रहा क्या तुमको? हैं? अरे बालक, यहाँ फाइव लिखे हैं, यहाँ 90 बन रहा है, तो ये 90 माइनस फाइव नहीं होगा? कौन वाला? अच्छा ये, अच्छा यहाँ पर 90 माइनस फाइव कैसे लिखे वो पूछ रहा है? नहीं वो हम बता दे रहे हैं। क्या रीज़न बताओ उसका? हाँ है। यहाँ पर जब तुम ऐसे लाइन खींचेगा, यहाँ पर एंगल क्या लिखेगा? देख यहाँ बकलोल, यहाँ देख ऐसे लिखेगा। तो यहाँ अरे बकलोल कैसे जस्टिफिकेशन नहीं दिया? देखो यहाँ पर ये पूरा एंगल कितना बन रहा है? 90 बन रहा है पूरा एंगल। तो ये पूरा एंगल अगर 90 बन रहा है तो ये 90 माइनस फाइव और ये भी फाइव। क्या? कौन सा? 90 माइनस फाइव और ये देखो वर्टिकली अपोजिट दिख रहा है, तो इसलिए तुम यहाँ 90 माइनस फाइव बोल सकता है। ठीक है, कौन सा वाला बोलेगा तब ना? कौन सा वाला बोलेगा तब ना? किस बारे में बोल रहा है बोलो, पहले पूछेगा तब ना। एक आदमी बोलो बोलो। हाँ यहाँ पर, हाँ देखो यहाँ पर 90 माइनस फाइव नहीं होगा, ये तुम बोलना चाह रहा है। यहाँ पर फाइव होगा, तो अगर हम लोग यहाँ पर फाइव लेंगे, अगर यहाँ फाइव लेंगे तो इसके सामने यहाँ पर फाइव बनेगा और यहाँ, ठीक बोल रहा है, ठीक बोल रहा है, ठीक बोल रहा है, वेरी गुड। यहाँ पर 90 माइनस फाइव बनेगा, तभी इसके सामने ये वर्टिकली अपोजिट बनेगा 90। हाँ देखो यहाँ पर ये 90 माइनस फाइव है ना, तो इसके जस्ट सामने भी क्या होना चाहिए? 90 माइनस फाइव, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है, तो ये वाला भी कितना होगा? 90 माइनस फाइव। समझ में आया? तो अब तुम जो हम तुमको बता रहे थे वो वाला चीज़, वही उसका जस्टिफिकेशन है कि वहाँ पर हम क्यों लिख रहे हैं 90 माइनस फाइव। वही उसका जस्टिफिकेशन है कि यहाँ 90 माइनस फाइव क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जब हम ऐसे यहाँ पर लाइन खींचेंगे तो यहाँ पर भी एंगल कितना बनाएंगे? 90 माइनस फाइव, तो इसके अपोजिट में ये 90 माइनस फाइव हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि ये एंगल जो हम यहाँ पर तुमको फाइव बताएं, देखो ये सारे को जोड़ के कितना आ रहा है? 180 आ रहा है, क्योंकि देखो ये फाइव फाइव कट जाएगा, ये फाइव फाइव कट जाएगा, तो 180 आ जाएगा। तो ये पूरे एंगल का सम, यहाँ पर जितना एंगल बन रहा है ये पूरा कितना आ रहा है? 180 डिग्री। तो पक्का इसको हम फाइव लिख सकते हैं, उस लॉजिक से यहाँ पर फाइव बोल रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि ये सारे एंगल का सम कितना आ रहा है? 180 डिग्री। ठीक है, कि डाउट है अभी भी? कोई भी डाउट है तो पूछो मेरे से डायरेक्ट, हम फिर उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे। हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन, ऐसे ही थोड़ी कुछ भी बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो तुम ये वाला फिगर बना लेना अलग से, है ना। अभी यहाँ पर हम इंटरेस्टेड है ये एंगल ऑफ रिपोज निकालने के लिए। तुम यहाँ बनाओ एंगल ऑफ रिपोज, यहाँ बनाओ, दोनों चलेगा। ठीक है, अभी देखो, अच्छा एक चीज़ याद करो, ये सब क्यों बता रहे हैं कि यहाँ पर फाइव बन रहा है, उसका रीज़न बता रहे हैं। देखो यहाँ पर एंगल ऑफ फ्रिक्शन बनता है कि नहीं बताओ? और एंगल ऑफ रिपोज भी कहाँ बन रहा है? वहीं पर बन रहा है ना। वही हम समझाना चाह रहे थे कि जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है और जो एंगल ऑफ रिपोज है, दोनों सेम चीज़ होता है, फॉर्मूला भी सेम आएगा। देखो फॉर्मूला सेम कैसे आएगा, बस फर्क इतना है कि जो एंगल ऑफ रिपोज है उसको समझने के लिए हम लोग किसका एग्जाम्पल लेते हैं? इंक्लाइन प्लेन का। कहाँ पर? यहाँ पर। अरे बालिका, तभी से वही समझा रहे हैं। हाँ देखो एंगल ऑफ रिपोज बनता यहाँ पर है, लेकिन रिजॉल्व करके यहाँ पहुँचा सकते हैं ना। बना यहाँ पर बनता हो तो यकीन करती हो ना, इसी के मदद से ना यहाँ तक पहुँचे। नहीं समझी? अगर हम यहाँ फाइव लिखते और डायरेक्ट यहाँ फाइव लिखते तब वो गलत था। वही समझाना है मैंने ना। क्या? ऑब्वियसली मैथ्स है, तो मैथ्स के अनुसार तो यहाँ सब चल रहा है, मैथ्स के हिसाब से तो यहाँ सब चल रहा है। क्या? हाँ बोलो, कुछ पूछना है पूछो डायरेक्ट। क्या? जल्दी बोलो ना, फिर हंस रहा है, फालतू चीज़ बोलता है। बोलो जल्दी। कौन सा वाला? ये अच्छा, उस साइड जो बनाए थे। अच्छा देखो यहाँ से जब ऐसे तुम लाइन खींचेगा ना, तो लाइन खींचेगा जब, तो ये पूरा एंगल कितना है? 90 है। तो अगर तुम इस एंगल को फाइव बोल रहा है तो ये वाले एंगल को क्या बोलेगा? 90 माइनस फाइव। अब ऐसा क्यों? हम देखो यहाँ पर 90 माइनस फाइव लिखे थे और यहाँ फाइव लिखे थे, लेकिन वो गलत था। कैसे? देखो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट दिख रहा है, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट, और ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट दिख रहा है, इसीलिए यहाँ पर 90 माइनस फाइव नहीं होगा। क्या होगा यहाँ पर? ताकि ये इसके वर्टिकली अपोजिट हो जाए। समझ आया अभी कि नहीं आया? अगर हम यहाँ 90 माइनस फाइव ले लेते हैं तब ये इसके थोड़ी बराबर हो पाएगा। क्लियर है कि नहीं?
पूछोगी तब समझ में आएगा, पूछोगी नहीं तो समझ नहीं आएगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लिख रही थी क्या ये वाला? नहीं नहीं, लिखना लिखना बना दे रहे हैं यहाँ पर। हाँ लो अभी ठीक है। अच्छा देखो, ये जो लाइन खींचे हैं ये कौन सा वाला इंक्लाइन प्लेन का है? ठीक है, देखो तो अभी हम लोग एंगल ऑफ रिपोज का कैलकुलेशन करेंगे, है ना, निकालेंगे कि उसको निकलता है, फॉर्मूला कैसे निकलता है उसका। और तुमको ये चीज़ हम बता दिए कि जो एंगल ऑफ रिपोज होता है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर फिर से डायग्राम बनाना होगा। यहाँ पर फाई लिए थे हम लोग और यहाँ पर ब्लॉक था, है ना, सब लोग यहाँ देखो, और यहाँ पर क्या लग रहा था? mg। फिर यहाँ पर हम लोग ऐसे लाइन खींचे थे और ये वाला एंगल को क्या बोल रहे थे? फाई। तो अगर ये फाई था तो इस तरफ क्या आ रहा था? कोई दिक्कत? यहाँ पर क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन, है ना। अच्छा, ये हम फिर वही तुमको समझाएं कि यहाँ से अगर तुम इसको ऐसे खींचेगा तो यहाँ एंगल कितना आ जाएगा? फाई आएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। यहाँ पर फाई तो यहाँ फाई कैसे अभी समझाएं जस्ट वो। ठीक, अब सुनो मेरा बात ध्यान से, इसको छोड़ दो। अब सुनो, अगर ये ब्लॉक इस तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? ऐसे लगेगा फ्रिक्शन, एफ एस मैक्स लगेगा कि नहीं बताओ? फ्रिक्शन ऐसे लगेगा ना। ठीक, अच्छा ये जो आर है उसका वैल्यू किसके बराबर है? एफ एस मैक्स रेस्ट पे है, वो एंगल फाई बन रहा है, एंगल ऑफ रिपोज बन रहा है। एंगल ऑफ रिपोज में ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहता है तो फ्रिक्शन स्टैटिक लगेगा। ठीक है, तो यहां पर ये आर किसके बराबर होगा? एम जी कॉस फाई। इसमें कोई डाउट है? देखो तुम लोग अपना ही बाबू बात कर रही हो। ये आर किसके बराबर होगा? एम जी कॉस फाई के। ठीक है, और ये वाला किसके बराबर होगा? एफ एस मैक्स के। क्योंकि इधर फ्रिक्शन लगेगा ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन ऐसे लगेगा, क्योंकि ये इस तरफ जाना चाह रहा है ना, तो फ्रिक्शन उसके उल्टा दिशा में लगेगा। तो यानी कि तुम लिखोगी एम जी साइन, अच्छा ये सब बराबर, क्योंकि देखो यहाँ पर हम साफ साफ लिख भी देते हैं कि जब फाई बनता है मतलब एंगल ऑफ रिपोज बनता है, एंगल ऑफ रिपोज जब बनता है तो ऑब्जेक्ट किस में रहता है? ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में रहता है। इक्विलिब्रियम मतलब कि जितना ऊपर वाला फोर्सेस है वो इधर वाले फोर्सेस के बराबर होगा। ठीक है, तो एम जी साइन फाई किसके बराबर होगा? एफ एस मैक्स के। और यही एफ एस मैक्स किसके बराबर होगा? म्यू एस इंटू एन के, सॉरी म्यू एस इंटू, अरे एफ एस मैक्स का फॉर्मूला पढ़ा है ना, म्यू एस इंटू आर। ठीक है, और आर का यहाँ पर वैल्यू क्या लिखेगा? आर का वैल्यू एम जी कॉस फाई। ये इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत है बताओ? इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, क्या किसका? तो आर के जगह पे एम जी कॉस फाई, देखो इस आर के प्लेस पे। ठीक है, समझ गया ना? देखो बाबू चलो हम मिटा देते हैं ये। देखो ये इक्वेशन 2 अभी क्लियर है। ये जो एफ एस मैक्स है वो इस तरफ लग रहा है, ये इस तरफ लग रहा है, दोनों बराबर होगा। अब तुम ये बताओ कि एफ एस मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू एस इंटू आर होता है ना। और ये आर का वैल्यू कितना है? अभी बोलो, समझ में आया अभी? मतलब ये जो एफ एस मैक्स होगा वो इसके बराबर होगा और ये जो आर होगा वो इसके बराबर होगा। ठीक है, अभी एक काम करते हैं कि ये दोनों को, अभी ये क्या करते हैं, ये दोनों को डिवाइड करते हैं। देखो तुम इसको ऐसे लिख सकती हो, ये वाले को म्यू एस आर बराबर म्यू एस एम जी कॉस फाई। तो यहाँ से ये म्यू एस से म्यू एस क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो खैर इससे तो कोई मतलब नहीं है हमको। हम एक काम करते हैं, ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसको इससे जब डिवाइड कर, इसको इससे नहीं करेगा तुम डिवाइड, ये वाले को इससे करेगा। क्या रीज़न है उसका?
तुमको 2 को 1 से करना पड़ेगा, क्योंकि तब ना साइन बाई कॉस tan आएगा, और हमको हमेशा tan चाहिए होता है। ये नहीं कि तुम ये 1 को 2 से डिवाइड कर दो, तुमको ये फाई का एक्सप्रेशन चाहिए ना, एक फॉर्मूला चाहिए इसका, तो ये 1 को 2 से मत करो, 2 को 1 से करो, क्योंकि तुमको वहाँ पर tan चाहिए, और tan से एक फ़ायदा है कि हम लोग उसको स्लोप से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि हम 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, तो 2 को डिवाइड कर रहे हैं हम 1 से, तो क्या मिलेगा फिर यहाँ से, देखो 2 को 1 से डिवाइड करने का मतलब है ये एफ एस मैक्स को आर से डिवाइड करना, तो एफ एस मैक्स डिवाइडेड बाई आर बराबर, यहाँ पर क्या इस एफ एस मैक्स का फॉर्मूला क्या है, और नीचे में आर का, तो ये एम जी से एम जी कैंसिल, तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, tan फाई। कोई दिक्कत क्या, अभी इसका दूसरा काम है ये वाले का, इसको तुम यूज़ करने बोल रही हो, इसको नहीं, ये दोनों को यूज़ कर रहे हैं, बताएंगे अभी उसका रीज़न, उसको लिखवाएं ताकि तुमको ये बता दें कि एफ एस मैक्स ये भी होगा। बोलो क्या बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, ये भी होगा एफ एस मैक्स, वो समझाने के लिए, बाकी एफ एस मैक्स ये भी दोनों सेम बात है, सेम थिंग दोनों, ठीक है। हाँ वो बता रहे हैं, हाँ क्या क्या आया, तो यहाँ से tan फाई बराबर आया एफ एस मैक्स अपॉन आर, और ये एफ एस मैक्स का वैल्यू कितना है, म्यू एस इंटू आर, तो एफ एस मैक्स की जगह डाल दो म्यू एस इंटू आर अपॉन आर, देखो आर आर कट गया, तो यहाँ से tan फाई किसके बराबर आ गया, म्यू एस के, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं वही आया सेम फॉर्मूला घूम के देखो, तो यहाँ से जब तुम फाई निकालेगा तो क्या लिखेगा, tan इनवर्स म्यू एस, ये देखो एंगल ऑफ रिपोज का फॉर्मूला आ गया, ये लिख लो इसको, समझ में आया कि नहीं आया, ये देखो यहाँ तक किए हैं, ये देखो ये tan फाई का ये निकला फॉर्मूला एफ एस मैक्स बाई आर, और एफ सेम आया, वही तो समझा रहे थे तभी से सेम आएगा, लेकिन फ़र्क है दोनों में, यहाँ पर ये एंगल ऑफ फ़र्क क्या है दोनों में, और एक ही बात है दोनों में ही हम लोग सेम फॉर्मूला निकाल रहे हैं, सेम रिजल्ट आ रहा है दोनों से, तो सेम बात है दोनों, ठीक है, लिख लो इसको, बना लो इसको, देखो यहाँ देखना बाबू, सब लोग यहाँ ध्यान दो, देखो कॉन्सेप्ट ये समझ आया कि जो तुम्हारा tan, अगर हम लोग जब निकालें फाई, तो फाई बराबर हम लोग थीटा लिख सकते हैं, बराबर क्या लिख सकते हैं, हाँ यही कॉन्सेप्ट है कि जो तुम्हारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है, एंगल ऑफ रिपोज दोनों सेम, लेकिन अंडरस्टैंडिंग दोनों का अलग अलग है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन में डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन एंगल ऑफ फ्रिक्शन को कहाँ डिफाइन, सॉरी एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हॉरिजॉन्टल प्लेन में डिफाइन कर रहे हैं, और रिपोज को इंक्लाइन प्लेन पे, बिना इंक्लाइन प्लेन पे एंगल ऑफ रिपोज डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके ऊपर एक खतरनाक सवाल देते हैं, उससे तुमको एकदम क्लियर हो जाएगा कि tan थीटा ही वहाँ क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। लिखो, क्या कुछ पूछ रहा है, यहाँ देखो जी सब लोग, इसमें पहले बोला है कि एक ब्लॉक है जिसका मास क्या है m, इससे tan थीटा वाला बात भी समझ में आ जाएगा, मास m है, और इसको हम लोग कहाँ प्लेस किए, सरफेस में विथ वर्टिकल क्रॉस सेक्शन। वर्टिकल क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है, वर्टिकल क्रॉस सेक्शन का मतलब ऐसा सरफेस जो कि वर्टिकल हाइट हो, जिसमें इस टाइप का, ठीक है, वर्टिकल मतलब ऐसा। अब तुम इसको थोड़ा ऐसे भी समझ सकता है कि ये इस टाइप का होगा सरफेस, थोड़ा ऐसे भी होगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी स्लाइडिंग होगा ही होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या रखा है, एक ब्लॉक, तो तुमको मालूम है कि ये ब्लॉक स्लाइड करेगा, तो यहाँ बोल रहा है कि क्रॉस सेक्शन गिवन बाई ये इक्वेशन दिया हुआ है वर्टिकल क्रॉस सेक्शन का, इक्वेशन मतलब देखो कि कुछ इस टाइप का, देखो ये तुम्हारा कौन सा एक्सिस होता है, वाई, और ये कौन सा होता है, एक्स, तो इस एक्सिस से यहाँ एंगल थीटा बन रहा है मान लो, तो वाई एक्सिस में कितना है वो एक्स एक्सिस में कितना है, उसके हिसाब से वो इक्वेशन लिखा हुआ है। ये इक्वेशन दिया है यहाँ पर जो ऐसे बन रहा है ये लाइन, क्योंकि तुमको मालूम है कि ये जो होता है ना, ये वाला लाइन, ये एक्स में भी होता है वाई में भी होता है, ठीक से देखो, ये वाला जो लाइन होता है ये एक्स में भी है वाई में भी है, क्योंकि बीच में है ना, तो एक्स और वाई दोनों को रिलेट करते हुए इस लाइन का, ये जो लाइन बन रहा है ना,
और उसका इक्वेशन दिया है, और यहीं पर क्या रखा हुआ है, ब्लॉक। तो बोल रहा है कि इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज दिस, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी कि तुमको म्यू एस दिया हुआ है, या फिर तुम ये भी बोल सकता है कि म्यू के दिया हुआ है, या फिर तुम ये भी बोल सकते हो कि म्यू आर दिया हुआ है, क्योंकि अभी यहाँ पर वो मेंशन नहीं किया कि किसका कोएफिशिएंट है, तो तुम सबका वही मान लो। समझ में आया मेरी बात? ठीक। आगे बोला है कि द मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड एट विच द ब्लॉक कैन बी प्लेस्ड विदाउट स्लिपिंग, मतलब इस ब्लॉक को यहाँ पर कितना ऊपर हम रखें, कितना ऊपर रखें कि यहाँ से वो स्लाइड नहीं करे। मतलब यहाँ पर तुम बोल रहा है कि ये एंगल, अच्छा ये एंगल कौन सा होगा जिसपे वो स्लाइड नहीं करता है, एंगल ऑफ रिपोज। तो यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा होगा वो 100% क्या होगा, एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज मतलब कि tan थीटा बराबर म्यू एस, वही ना होगा, tan थीटा बराबर म्यू एस होगा, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि ब्लॉक स्लाइड नहीं करना चाहिए, तो यहाँ एंगल ऑफ रिपोज बनेगा, ये कंफर्म हो गया। अच्छा ये म्यू एस का वैल्यू कितना है, 0.5। देखो तुमको tan थीटा मालूम चल गया यहाँ से, कितना होगा बताओ। अब जिसको एंगल ऑफ रिपोज मालूम ही नहीं रहेगा वो कभी ये नहीं सोच पाएगा, कभी जिंदगी में नहीं सोच पाएगा ये, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट देखो वहीं जो है, प्लेस्ड विदाउट स्लिपिंग, या फिर बोलो कि एट द वर्ज ऑफ स्लिपिंग, तो एंगल ऑफ रिपोज। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ये इक्वेशन 1 बन गया, कोई दिक्कत नहीं। तुमसे पूछा क्या है कि किस हाइट पे स्लिप नहीं करेगा, और बाबू इसका यूज करना है, ये वाला इक्वेशन का बिना इसका यूज किए नहीं बनेगा। ये इक्वेशन इस बात का जस्टिफिकेशन देगा वो किस एंगल पे स्लिप करेगा, ठीक है। अच्छा अब सुनना मेरे बात ध्यान से, क्वेश्चन तो लिखा होगा, तुम लोग बोलो क्या बोल रहा है। नहीं, हाँ वाई सही बोला, हाँ वाई निकालना सही बोला, क्योंकि यहाँ देखो ऑप्शन में ये जो दिया ना वाई, क्योंकि देखो ये हाइट जो है इसका वो वाई में ही है ना। समझो मेरे बात, क्या पूछा है पहले वो बता दे रहे हैं, ये कितना ऊपर है यानी कि वाई कितना है वही पूछ रहा है ना, वाई ही पूछ रहा है, क्योंकि ये इसका जो हाइट है वो कहाँ रहेगा, वाई में ही रहेगा। एक्स में तो इसका ये डिस्प्लेसमेंट होगा, ये वाला ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल तो वाई में ही है ना ये, और हाइट तो वाई में ही लाई करता है। क्लियर है कि नहीं बताओ? ठीक है, तो यानी वाई ही पूछ रहा है तुमसे। तो यहाँ पर देखो हम सॉल्व करते हैं आगे इसको, और इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। देखो कैसे यूज़ करेंगे वही समझना था, उसका यूज़ कैसे करना है देखो बता रहे हैं। तुमको मालूम है कि ये जो दिया है ये इक्वेशन वाई और एक्स दोनों के टर्म में है, तो अगर हम लोग निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स इस इक्वेशन का, तो हमको उससे क्या मिलेगा, tan थीटा। तुम लोग ये डिफरेंशिएशन में पढ़ाए थे कि डी वाई बाई डी एक्स का मतलब tan थीटा होता है, ये बताए थे डिफरेंशिएशन में। किसी से भी तुम पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन तो ये चीज़ जरूर बताया होगा कि डी वाई बाई डी एक्स यानी कि y वर्सेस x जो होता है वही हमको मिलता है tan थीटा, और इसी को हम स्लोप बोलते हैं। समझ आया? अच्छा देखो, तो यानी कि यहाँ पर y हमको दिया है x का पावर 3/6, तो इसका जब डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे तो कितना आएगा बताओ। चलो ये बताइए अभी कितना आएगा डी वाई बाई डी एक्स, इसका x का पावर 3 का कितना होगा, 3x²/6। ये नहीं मालूम है क्या, x का पावर 3 है ना, तो 3 सामने आया, x का पावर 2 ये 3 - 1, यहाँ पर क्या हो गया 3 - 1। तो फॉर्मूला लगाएं है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2, तो यहाँ पर ये कितना आएगा x²/2, ये आया तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब सुनो, अब यही डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या बोलेंगे, tan थीटा, और यहाँ भी tan थीटा। तो अगर ये डी वाई बाई डी एक्स tan थीटा है, यहाँ लिख देते हैं, अगर ये डी वाई बाई डी एक्स tan थीटा है और ये वाला भी क्या है tan थीटा, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, तो तुमको x मिल जाएगा वहाँ से। देखो यहाँ पर कर देते हैं, ये 1 है और ये मान लो इक्वेशन 2 है, ये वाला मान लो इक्वेशन 2 है, तो तुमको मिलेगा हाँ 1/2 बराबर x²/2। तो यानी कि x कितना मिलेगा यहाँ से, x 1 मिलेगा। ठीक है, तो x अगर 1 मिला तो x को जैसे ही तुम यहाँ 1 डालेगा तो y मिल जाएगा, तो y कितना आ जाएगा, x को 1 डालेगा तो 1/6 मीटर। तो तुम्हारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए। अब तुमको अगर ये नहीं मालूम रहता, ये tan थीटा वाला कॉन्सेप्ट या फिर एंगल ऑफ रिपोज वाला कॉन्सेप्ट कि एक्चुअली में एंगल ऑफ रिपोज क्या है, जब यहाँ विदाउट स्लिपिंग लिख दिया तो एंगल ऑफ रिपोज का बात करना है साफ साफ, या फिर देखो हम यहाँ tan थीटा लिख दिए, फाई नहीं लिखे, क्योंकि दोनों सेम बात है ना यार। एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलो क्या, वो नहीं समझ में आया। ये जेई मेंस में आया क्वेश्चन, ठीक है, जेई मेन में आया, जेई मेन 2014, ठीक है, लिखे हैं वहाँ, नहीं जेई मेन का है ये, है ना, मेन का है, मेन। एडवांस में से सवाल नहीं आता है कभी भी, एडवांस में थोड़ा लंबा सवाल रहता है, पैराग्राफ रहता है वहाँ पर, पैराग्राफ रहता है, ताकि तुम्हारा माइंड का पेशेंस को वो चेक कर सके, कितना पेशेंस है क्वेश्चन को पढ़ने का। ठीक है, समझ आ गया, ये क्लियर है? तुमको स्वप्नदीप समझ नहीं आया, हमको चेहरा से हम देख सकते हैं बाबू, तुमको कुछ नहीं समझ में आया, चेहरा से हम बता सकते हैं किसको समझ में आया किसको नहीं आया। तुमको नहीं आया, तुम तो समझ गया, ठीक है, नहीं समझ में आया, कहाँ पर नहीं आया बोलो तो, तुमको समझ में आ गया बाबू, ठीक है। चलो ये क्लियर है,
चलो, लेकिन तुम लोग बहुत डिस्टर्ब करता है यार पढ़ाने में, बहुत डिस्टर्ब, पढ़ाने नहीं देता है हमको। हम पता है हम टीचर बाई चॉइस बने हैं, लेकिन तुम लोग इतना डिस्टर्ब कर देता है ना कि हमको पढ़ाने नहीं सकते हैं हम, इतना डिस्टर्ब कर देता है। और ख़ास करके आपस में देखो ना, वहाँ ग्रुप बना लिया आपस में, देखो ना ग्रुप बना के बात कर, शर्म भी नहीं आ रहा बात करने में। यहाँ सामने टीचर खड़ा है और बात कर रहा है अपना, और एक क्वेश्चन पूछेंगे ना उसका जवाब नहीं देने सकेगा, एक सवाल का जवाब देने सकेंगे पूछेंगे तो पीछे वाला। अगर ऐसा होता ना विद्वान होता तो फिर छोड़ देते हैं हम। ठीक है चलो, ये हो गया, लिख लिया, चलो थैंक यू, बाय।